श्री राधे आईटीआई इलेक्ट्रीशियन टेक्निकल क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम हमारा एक कंटिन्यू टॉपिक चल रहा है बेसिक इलेक्ट्रिकल, यूट्यूब में उसके डेली वीडियो डल रहे हैं। तो हम एमपीएलए की परीक्षा को, एमपीएलए की वैकेंसी को देखते हुए जो भी स्टूडेंट्स हमारी लाइन अटेंडेंट एमपी की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके परीक्षा को देखते हुए या फिर आरआरबी, एलएलपी या फिर टेक्नीशियन, लोको पायलट वगैरह की एग्जाम जो है उनको देखते हुए हम दो टॉपिक की वीडियो एक साथ डालेंगे। तो हमें तैयारी करना है तो फिर दोनों साथ में लेके चलने पड़ेंगे। एक से एक टॉपिक को लेके हमें बहुत समय हो जाएगा, तो हम जल्दी से जल्दी टॉपिक क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो जो भी स्टूडेंट किसी भी एग्जाम की आईटीआई स्तर की तैयारी कर रहा है, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है, प्राइवेट जॉब की तैयारी कर रहा है, तो उन सभी के लिए हमारी ये वीडियो बहुत उपयोगी है। तो सभी लोग ध्यान से देखें और नोट्स साथ में साथ बनाते चलना चाहिए, क्योंकि मैं हर बार बोल रहा हूँ कि आप नोट्स अपने हैंड से बनाइए। पीडीएफ वगैरह अपन देखते हैं तो उसमें पीडीएफ में जब तक हम मेहनत नहीं करेंगे तो हमें उतनी सफलता नहीं मिलेगी। तो पीडीएफ से भी पढ़ाई करो, लेकिन अपनी एक हैंड रिटन मेन नोट्स बनाओ और उसे रिवाइज, उसी से रिवाइज बहुत आसानी से और बहुत जल्दी होता है। तो हम नोट्स बनाते हुए चलेंगे। तो आज से हम एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, विद्युत मशीन। विद्युत मशीन मतलब इलेक्ट्रिकल मशीन क्या है। हम एक विद्युत मशीन को आज से शुरू कर रहे हैं, तो विद्युत मशीन के बारे में क्या क्या होता है, हम कैसे शुरू करें, कैसे करता है, क्या पढ़ना है, तो उसके बारे में देखते हैं। तो मशीन मेनली मुख्यतः दो प्रकार की मशीन होती है। कितनी, पूरे इलेक्ट्रिकल में सिर्फ दो ही प्रकार की मशीन होती है। कौन कौन सी मशीन होती है? एक होती है डीसी मशीन और एक होती है एसी मशीन, क्योंकि हमारे पास दो ही प्रकार की सप्लाई अवेलेबल है, एक डीसी सप्लाई, एक एसी सप्लाई। तो डीसी सप्लाई पे डीसी मशीन कार्य करती है और एसी सप्लाई पे एसी मशीन कार्य करती है। ठीक है, या तो हमें या तो मशीन से या तो विद्युत का उत्पादन करना हो, या फिर विद्युत से हमें मोटर चलाना हो, किसी मशीन को चलाना हो, किसी यंत्र को चलाना हो, तो हमें सप्लाई की जरूरत पड़ती है। तो वो डीसी सप्लाई पे, जो डीसी कैटेगरी की होगी, डीसी वर्ग की मशीन होगी, तो वो डीसी सप्लाई पे काम करेगी। या जनरेटर है, तो डीसी मशीन दो प्रकार की होती है, एक डीसी जनरेटर होता है, एक डीसी मोटर होता है। तो जनरेटर का काम क्या होता है? जनरेटर का काम क्या होता है कि यांत्रिक शक्ति द्वारा विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करता है। तो डीसी जनरेटर वो होगा जो एसी डीसी जनरेट करेगा। एसी जनरेट नहीं कर सकते, उसे हम डीसी जनरेट करेगा, डीसी का उत्पादन करेगा, डीसी का उत्पादन करेगा, तो वह डीसी जनरेटर होगा। क्या? डीसी सप्लाई का उत्पादन करेगा तो वह डीसी जनरेटर होगा। और एक होती है डीसी मोटर, जो डीसी सप्लाई पे काम करेगी। डीसी सप्लाई देंगे तो वह कार्य करेगी, यांत्रिक ऊर्जा उत्पन्न करेगी, मतलब विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करेगी। ठीक है, तो डीसी मशीन में सिर्फ दो प्रकार की मशीन होती है। डीसी जनरेटर जो डीसी सप्लाई का उत्पादन करेगा करता है, और डीसी मोटर, ठीक है, जो डीसी विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। इसके बाद देखते हैं हम एसी मशीन। एसी मशीन को हम फिर से दो वर्ग में बाहर बांट देते हैं। तो पहला एक होता है स्थिर मशीन, जो कि घूमती नहीं है, घूमती नहीं है, या घूमने वाला कोई भाग नहीं होता है। स्थिर मशीन में घूमती नहीं है, घूमने वाला भाग नहीं होता है। और दूसरा वर्ग होता है घुमंतु मशीन, मतलब जो कि घूमती है, घूमने वाला भाग होता है इसमें, इसलिए इस घुमंतु मशीन के अंतर्गत इसे रखा जाता है। तो हमारा स्थिर मशीन के अंतर्गत सिर्फ एक ही मशीन आती है, जो कि होती है ट्रांसफार्मर। ठीक है, हमारा एक ही मशीन होती है ट्रांसफार्मर, जो कि घूमती नहीं है, स्थिर होती है। ठीक है, उसके बाद हम घुमंतु मशीन के अंतर्गत आते हैं, तो इसमें दो प्रकार की होती है। ये एक डीसी जनरेटर और डीसी मोटर जिस तरीके से इसमें होता है, तो सेम वैसे ही एक एसी एसी जनरेटर होता है और एक एसी मोटर होती है। एक एसी जनरेटर होता है और एक एसी मोटर होती है। तो एसी मोटर जनरेटर को ही हम अल्टरनेटर कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्टरनेटर कहते हैं एसी जनरेटर को। जो वह जनरेटर जो एसी सप्लाई उत्पन्न करता है, तो उसे हम अल्टरनेटर कहते हैं। ठीक है, अल्टरनेटर को ही तुल्यकालिक जनरेटर कहते हैं। तुल्यकालिक जनरेटर ये दो प्रकार का होता है। ये दो प्रकार का होता है, अल्टरनेटर भी दो प्रकार का होता है। एक तुल्यकालिक अल्टरनेटर या जनरेटर, और एक दूसरा भाग होता है इसका इंडक्शन जनरेटर।
इंडक्शन जनरेटर। ठीक है, इस अल्टरनेटर के भी दो भाग होते हैं, एक तुल्यकालिक जनरेटर और एक इंडक्शन जनरेटर। तो ये हो गया हमारी जो एसी सप्लाई उत्पन्न करता है एसी जनरेटर, उसे अल्टरनेटर कहते हैं। इसके दो भाग होते हैं, एक तुल्यकालिक जनरेटर होता है और एक इंडक्शन जनरेटर होता है। अब हम देखते हैं एसी मशीन। एसी मशीन भी दो भागों में होती है, दो वर्गों में अपन ने बांट दिए। दो वर्ग कौन कौन से, एक सिंगल फेज मोटर और एक होती है थ्री फेज मोटर, है ना। एक होती है सिंगल फेज मोटर, एक होती है थ्री फेज मोटर। एसी सप्लाई भी हमारे पास दो प्रकार, एसी सप्लाई में ही एक कौन सी दो प्रकार की सप्लाई होती है, एक सिंगल फेज सप्लाई, ठीक है, और एक होती है थ्री फेज सप्लाई। तो जो मशीन सिंगल फेज पे काम करती है उसे सिंगल फेज मोटर कहते हैं या सिंगल फेज मशीन बोलते हैं, और जो थ्री फेज पे काम करती है उसे थ्री फेज मोटर या थ्री फेज मशीन बोलेंगे। तो हम मोटर का वर्गीकरण कर रहे थे, इसलिए हमने यहाँ पे मोटर लिया, सिंगल फेज मोटर। तो सिंगल फेज मोटर में मेनली अपने यहाँ पे कुछ नाम लिखा है। तो रेजिस्टेंस स्टार्ट मोटर या स्प्लिट फेज मोटर होती है, ठीक है। रेजिस्टेंस स्टार्ट मोटर हो गई, दूसरा कैपेसिटर स्टार्ट मोटर हो गई, तीसरा कैपेसिटर स्टार्ट एंड कैपेसिटर रन मोटर हो गई। एक होती है सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर होती है, उसके बाद एक होती है यूनिवर्सल मोटर होती है। तो जहां पे जिस कार्य के लिए हमें जिस मोटर का उपयोगी होती है या फिर यदि ज्यादा उपयोगी होती है तो हम उस मोटर का हम उपयोग वहां पे कर लेते हैं, जो ज्यादा उचित होती है उसके गुणों के आधार पर हम मोटर का चयन कर लेते हैं। इसी प्रकार थ्री फेज मोटर की बात करें तो थ्री फेज मोटर भी तीन प्रकार की होती है। एक होती है थ्री फेज इंडक्शन मोटर, ठीक है, एक होती है थ्री फेज इंडक्शन मोटर, इसे नॉन सिंक्रोनस मोटर को भी बोला जाता है, नॉन सिंक्रोनस मोटर, ठीक है। दूसरी होती है सिंक्रोनस मोटर, एक हो गई सिंक्रोनस मोटर, दूसरी होगी नॉन सिंक्रोनस मोटर। नॉन सिंक्रोनस मोटर को ही थ्री फेज इंडक्शन मोटर बोला जाता है। एक होती है थ्री फेज स्लिप रिंग मोटर, क्या होती है, एक थ्री फेज स्लिप रिंग मोटर होती है। तो हमारे इलेक्ट्रिकल में लगभग लगभग इतनी प्रकार की मशीनों के बारे में हमें पढ़ना है। तो ये बहुत अच्छा टॉपिक है, इसे हम जल्दी से जल्दी कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आज से हम देखते हैं डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर के बारे में हम आज से पहली मशीन हम डीसी जनरेटर के बारे में हम पढ़ना शुरू करते हैं। तो देखते हैं डीसी जनरेटर क्या होता है। हम आज से डीसी जनरेटर पढ़ना चालू कर रहे हैं। डीसी जनरेटर, जनित्र को जनरेटर को जनित्र भी बोलते हैं, डीसी जनित्र, ठीक है। तो अब जनरेटर हम सबने देखा है, तो दिखने में कैसा होता है जनरेटर। एक आर्मेचर वाला भाग होता है, एक इंजन वाला भाग होता है, जो नॉर्मली हम शादी ब्याह घरों में या फिर इमरजेंसी सप्लाई के लिए हम जनरेटर का यूज करते हैं, जो हम नॉर्मली आसपास अपने आसपास देखते हैं जनरेटर। तो दो प्रकार का होता है, इसमें एक ही होता है आर्मेचर भाग, आर्मेचर, और एक होता है इंजन वाला, जो हम नॉर्मली हम देखते हैं, ठीक है। जो जनरेटर हम आसपास हमारे आसपास जो देखते हैं, कभी कभी हमें सभी लोगों ने देखा होगा कभी ना कभी जनरेटर, तो उसमें दो भाग होता है, एक आर्मेचर होता है एक इंजन होता है। तो हमारा मेनली जो आर्मेचर वाला भाग होता है, जो आर्मेचर वाला भाग होता है यही जनरेटर होता है, यही जनरेटर होता है। हमें मेनली इसके बारे में पढ़ना है, जो कंप्लीट होता है। तो जनरेटर हम कंप्लीट भाग को बोलते हैं, पर इसके क्या होते हैं, एक शाफ्ट से कपल करके इसको आर्मेचर को घुमाते हैं। तो अब कंप्लीट जनरेटर हमारा इसे भी लेना पड़ेगा, ये पूरा भाग जनरेटर कहलाएगा। क्यों, क्योंकि जब तक हम किसी भी माध्यम से किसी भी चीज से हम आर्मेचर को घुमाएंगे नहीं, तब तक आर्मेचर में बिजली उत्पन्न होगी नहीं, सप्लाई उत्पन्न होगी नहीं, ऊर्जा उत्पन्न होगी नहीं, तो हमारा जनरेटर किसी काम का नहीं है। इसलिए हम ये वाले भाग को भी इसमें इंक्लूड करते हैं, ठीक है। तो इंजन जरूरी नहीं कि हम किसी डीजल इंजन से ही घुमाएं, पेट्रोल इंजन का यूज कर सकते हैं,
या फिर पानी का यूज कर सकते हैं, किसी टरबाइन का यूज कर सकते हैं, किसी और माध्यम का, किसी और चीज का यूज कर सकते हैं जिसके द्वारा हमारा आर्मेचर घूमना चाहिए। मेनली हमारा इस वाले भाग का काम क्या होता है, इस वाले भाग का काम होता है आर्मेचर को घुमाने का, आर्मेचर को घुमाने का। जब आर्मेचर को घुमाने का काम करता है तो इससे इस वाले भाग को हम क्या बोलते हैं, प्राइम मूवर, प्राइम मूवर। जब ये मूव करेगा तो इसके साथ में ये कपलिंग के साथ में इसको क्या बोलते हैं, कपलिंग बोलते हैं, कपलिंग। जब ये कपलिंग के माध्यम से ये आर्मेचर जुड़ा है तो आर्मेचर घूमेगा, और आर्मेचर घूमेगा तो ये यहाँ पे डीसी सप्लाई जनरेट करेगा। ठीक है, यहाँ पे हमें डीसी सप्लाई मिल जाएगी। तो इस प्रकार से ये नॉर्मली अपन जो जनरेटर देखते हैं वो इस टाइप से होता है। तो अब मेनली अब जनरेटर का क्या होता है, इसको अब हम देखते हैं थोड़ा सा और। ये तो अपने नॉर्मली जो अपन देखते हैं मैंने आपको समझाने के लिए बता लिए। जो डायग्राम होता है, हमारी जो किताबी डायग्राम होता है, अब उसे हम देखते हैं। तो जो हमारा आर्मेचर वाला भाग था, जो हमारा आर्मेचर वाला भाग था, ठीक है, ये आर्मेचर वाला भाग, इसके अंदर क्या होता है, एक आर्मेचर होता है। एक ये वाले आर्मेचर वाले भाग में जो होता है, आर्मेचर वाले भाग में अंदर क्या क्या होता है, तो एक होता है आर्मेचर, एक होता है आर्मेचर जिसमें ऐसे स्लॉट बने होते हैं। ठीक है, इसमें ऐसे स्लॉट बने होते हैं। और यहां पे एक होता है कम्यूटेटर। ठीक है, और ये होता है हमारा शाफ्ट, ये वाला भाग जो होता है शाफ्ट होता है। और ये शाफ्ट के माध्यम से इधर प्राइम मूवर से जुड़ा होता है। ये हमारा प्राइम मूवर से जुड़ा होता है, प्राइम मूवर से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, ये हमारा भाग प्राइम मूवर से जुड़ा होता है। इसमें दो मैग्नेट लगे होते हैं। मैग्नेट मतलब चुंबक, चुंबकीय ध्रुव, जो एक एन ध्रुव होता है तो एक एस ध्रुव होता है। ठीक है, और जो हमारा कम्यूटेटर होता है, कम्यूटेटर, इस पे ये कार्बन ब्रश लगे हुए होते हैं। क्या, इस पे ये कार्बन ब्रश लगे हुए होते हैं। और ये कार्बन ब्रश के द्वारा कम्यूटेटर से हमें डीसी सप्लाई प्राप्त हो जाती है, डीसी सप्लाई मिल जाती है। तो ये कंप्लीटली हमारा एक डीसी जनरेटर का बुक का डायग्राम होता है। तो ये क्या होता है, हमारा डीसी जनरेटर का काम क्या होता है, मुख्यतः डीसी जनरेटर का हमारा काम क्या होता है कि डीसी जनरेटर में हमें यांत्रिक ऊर्जा देनी पड़ती है। कौन सी ऊर्जा देनी पड़ती है, यांत्रिक ऊर्जा देनी पड़ती है, यांत्रिक ऊर्जा देनी पड़ती है इसे। जब हम इसे
यांत्रिक ऊर्जा देंगे तो इसके लिए हम प्राइम मूवर का यूज करेंगे। किसके लिए? प्राइम मूवर का, यांत्रिक ऊर्जा देने के लिए। तो प्राइम मूवर के रूप में हम क्या क्या यूज कर सकते हैं इसमें? प्राइम मूवर के रूप में हम इसमें यूज कर सकते हैं डीजल इंजन, जो कि हम आसपास हमारे इधर के जनरेटर में देखते हैं, डीजल इंजन का उपयोग ज्यादा करते हैं। इसमें टरबाइन का यूज कर सकते हैं, पेट्रोल इंजन इत्यादि का, इसमें पेट्रोल इंजन का भी उपयोग कर सकते हैं। ऐसे किसी भी माध्यम का हम इसमें उपयोग कर सकते हैं। काय के लिए? प्राइम मूवर को चलाने के लिए। तो इसमें यहाँ पे एक ये कपलिंग लगी हुई होती है, ये होती है कपलिंग। तो कपलिंग का क्या काम होता है? प्राइम मूवर को शाफ्ट, एक प्राइम मूवर को आर्मेचर शाफ्ट से कनेक्ट करने के लिए इसको कपलिंग कर देते हैं, ताकि प्राइम मूवर घूमेगा तो यह अपना आर्मेचर भी घूमेगा, इसलिए हम कपलिंग का उपयोग करते हैं। तो जब हम यांत्रिक ऊर्जा देकर प्राइम मूवर को घुमाते हैं, प्राइम मूवर से हम आर्मेचर को घुमाते हैं, तो हमें यहाँ पे एक विद्युत ऊर्जा मिलती है। हमें क्या? विद्युत ऊर्जा मिलती है। तो हमें मालूम है कि एक कॉन्सेप्ट होता है, किसी भी प्रकार की ऊर्जा को यह नष्ट नहीं किया जा सकता। किसी भी प्रकार की ऊर्जा को या तो ना ही उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। तो जैसे क्या है, हम यहाँ पे यांत्रिक ऊर्जा देते हैं, तो यांत्रिक ऊर्जा को हम विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। किसके द्वारा? जनरेटर के द्वारा। जो जनरेटर होता है, हम इसे यांत्रिक ऊर्जा देते हैं और यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ना कि यह विद्युत ऊर्जा को उत्पन्न करता है। ठीक है, यह बदलता है। ये पॉइंट हमें, इलेक्ट्रिशियन है तो हमें यह मालूम होना चाहिए कि ये ऊर्जा को उत्पन्न नहीं करता है, पैदा नहीं करता है यह, बल्कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, जब यह विद्युत ऊर्जा को घूम के मतलब इसमें बदलता है, तो इसमें हम क्या यूज करते हैं? एक आर्मेचर यूज करते हैं, है ना। तो आर्मेचर यूज करते हैं। आर्मेचर जब घूमता है, जब घूमने वाली चीज में इसके द्वारा जो डीसी सप्लाई उत्पन्न होती है, जो डीसी सप्लाई आर्मेचर में डीसी सप्लाई उत्पन्न होती है, यहाँ पे देखते हैं, जब ये घूमने वाले भाग से अपन ने आर्मेचर में डीसी सप्लाई उत्पन्न होती है, तो ये अल्टरनेटिंग टाइप की होती है। अल्टरनेट होती है, परिवर्तित विद्युत ऊर्जा होती है, परिवर्ती, अल्टरनेटिंग इसमें उत्पन्न होती है। क्या होती है? परिवर्ती मतलब गतिजन्य इसे बोल सकते हैं। इसमें जो ईएमएफ उत्पन्न होता है, ईएमएफ उत्पन्न होता है, वो डायनामिक टाइप का होता है, डायनामिक टाइप का होता है। ठीक है, तो हम इसमें जो ऊर्जा उत्पन्न होगी वो कौन सी होगी? गतिजन्य। ईएमएफ को हम क्या बोल रहे हैं? ऊर्जा बोल रहे हैं। और जो डायनामिक टाइप है, गतिजन्य टाइप की होगी, बदलने वाली स्वभाव की होगी, अल्टरनेटिंग होगी। तो ये गतिजन्य मतलब डायनामिक मतलब ये गतिजन, अल्टरनेटिंग होगी, इसका मान बदलने वाला होगा। क्योंकि डीसी जनरेटर, इसको हम आगे, इसका कॉन्सेप्ट हम आगे पढ़ेंगे। नॉर्मली हमें मालूम है कि जनरेटर के आर्मेचर में हम जो विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है वह गतिजन्य या डायनामिक या अल्टरनेटिंग टाइप की होती है। अब जो अल्टरनेटिंग, हमें तो चाहिए आउटपुट में डीसी, तो हम इसके लिए ये कम्यूटेटर यूज करते हैं। ये हो गया अपना आर्मेचर। आर्मेचर के बाद ये हम यहां पे यूज करते हैं कम्यूटेटर। कम्यूटेटर, तो कम्यूटेटर का काम क्या होता है? कम्यूटेटर का काम होता है एसी को डीसी में बदलता है, एसी को डीसी में बदलता है। ठीक है, कम्यूटेटर क्या करता है? जो आर्मेचर में एसी उत्पन्न होती है उसे डीसी में बदलता है। ठीक है, और जब डीसी में जब ये बदल जाता है, तो ये कार्बन ब्रश के द्वारा, यहाँ पे ये कार्बन ब्रश स्थायी होते हैं, ये स्थायी होते हैं, और ये कार्बन ब्रश, ये कार्बन ब्रश होते हैं, कार्बन ब्रश होते हैं। और जो कम्यूटेटर ये होता है, यह घूमता है, कम्यूटेटर घूमता है, लेकिन कार्बन ब्रश स्थायी होता है। तो हम कार्बन ब्रश से हमारी ये कनेक्टिंग लीड, जिससे कनेक्टिंग लीड बोलते हैं,
कनेक्टिंग लीड के द्वारा हम आउटपुट में यहां पे हम टर्मिनल बोल सकते हैं इनको, टर्मिनल पर डीसी सप्लाई प्राप्त करते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। जनरेटर का क्या होता है, नॉर्मली हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, सबसे पहले कि जनरेटर में हम सबसे पहले प्राइम मूवर द्वारा हम यांत्रिक ऊर्जा देते हैं। यांत्रिक ऊर्जा क्या करती है, ये कपलिंग के माध्यम से आर्मेचर को घुमाता है। तो प्राइम मूवर कौन सा होना चाहिए, घूमने वाला होना चाहिए। यांत्रिक ऊर्जा कौन सी होनी चाहिए, घूमने वाली होनी चाहिए। तो जो घूमने वाली होती है, ये से हम किससे प्राप्त कर सकते हैं, डीजल इंजन से, टरबाइन से, पेट्रोल पंप से, वो पेट्रोल इंजन से। तो हमारा ये यांत्रिक ऊर्जा हम देंगे। जब यांत्रिक ऊर्जा इसे देंगे तो कपलिंग के द्वारा ये आर्मेचर भी हमारा घूमेगा। जब प्राइम मूवर घूमेगा तो हमारा प्राइम मूवर घूमेगा तो ये कपलिंग के द्वारा हमारा आर्मेचर भी घूमेगा। यहाँ पे ये चुंबकीय क्षेत्र होगा, एक समान चुंबकीय क्षेत्र होगा, जो हमारा एक समान चुंबकीय क्षेत्र होगा, एक समान चुंबकीय क्षेत्र होगा, जो दो चुंबकीय ध्रुव N और S के वो उसमें होगा। तो हमारे ये चुंबक, इसमें क्या होता है, जो आर्मेचर होता है, ये क्या होता है, आर्मेचर में क्या होता है, हम देखते हैं आर्मेचर में सिलिकॉन स्टील की पत्तियों द्वारा स्क्यू स्लॉट बनाते हैं, स्लॉट्स बनाते हैं, स्क्यू स्लॉट्स बनाते हैं। किसके द्वारा, आर्मेचर में सिलिकॉन स्टील की पत्तियों द्वारा स्क्यू स्लॉट्स बनाते हैं। ये अब आर्मेचर को देखते हैं, तो पहले तो हम अब यही इसी डायग्राम को नोट कर लो, फिर इसके बाद देखते हैं। डायग्राम को नोट कर लो, डायग्राम नोट करने के बाद ये सब नोट कर लो, और उसके बाद हम देखते हैं कि आर्मेचर क्या होता है। आर्मेचर होता है एक प्रकार की सिलिकॉन पत्ती होती है, ऐसे गोल आकार में उसे पत्ती को काट लेते हैं, तो इस प्रकार गोल पत्ती में इसे काट के हम स्लॉट्स बनाते हैं। इसे ढेर सारी पत्तियों को ऐसे लेमिनेट करके इसको जोड़ देते हैं, चिपका देते हैं। तो ये हमारा ये टॉप व्यू है अपना एक पत्ती का कौन सी है, सिलिकॉन स्टील की एक पत्ती। तो सिलिकॉन स्टील की एक पत्ती है जिसको हम टॉप से देखते हैं तो ऐसे दिखेगी। जब ढेर सारी पत्तियों को हम ऐसे चिपका के जोड़ देंगे, लेमिनेट करके जोड़ देंगे, तो हमारा इसे शाफ्ट में फिट कर देते हैं। ढेर सारी पत्तियों को ऐसे शाफ्ट में बिठा देते हैं, ये शाफ्ट के अंदर ये होल से, जिसमें शाफ्ट पे फिट होती है इस होल से, तो इसको हम यहाँ पे ऐसे बिठा देते हैं। तो हमारा कुछ इस प्रकार से दिखता है आर्मेचर स्लॉट्स। तो हमारे ये जो तिरछे जो स्लॉट होते हैं इसको स्क्यू स्लॉट बोलते हैं, स्क्यू स्लॉट्स बोलते हैं। स्लॉट्स मतलब तिरछे खांचे, तिरछे खांचे। अब हम तिरछे खांचे क्यों बनाते हैं आगे थ्योरी में देखेंगे। तो हमें ये आर्मेचर जो रहता है, आर्मेचर के जो शाफ्ट के ऊपर जो आर्मेचर होता है, इसमें ये होता है, ये जो स्लॉट्स होते हैं इसमें हम कॉपर कंडक्टर की बाइंडिंग करते हैं। क्या करते हैं, कॉपर कंडक्टर की बाइंडिंग करते हैं।
कहाँ पे? स्लॉट्स में। स्लॉट्स में हम कॉपर कंडक्टर की बाइंडिंग करते हैं। तो इस प्रकार से हमारा क्या होता है? आर्मेचर तैयार होता है। हमारा जो ये होता है स्क्यू स्लॉट्स होते हैं, और ये बनता काय का है? सिलिकॉन स्टील का। सिलिकॉन स्टील, सिलिकॉन स्टील का हम इसे यूज करते हैं, सिलिकॉन स्टील का यूज करते हैं। लेकिन इसमें एक बात यह है, सिलिकॉन स्टील, स्टील में हम सिलिकॉन की मात्रा कितनी मिलाते हैं? सिलिकॉन की स्टील में सिलिकॉन की मात्रा 5% से अधिक नहीं होनी चाहिए। होना चाहिए, ठीक है। सिलिकॉन स्टील की इसमें 5% से अधिक इसकी मात्रा नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? क्योंकि सिलिकॉन स्टील की इससे अधिक मात्रा नहीं होनी चाहिए क्योंकि इसमें स्टील भंगुर हो जाता है। क्या हो जाता है? स्टील भंगुर हो जाता है, स्टील भंगुर हो जाता है, ठीक है। तो हम सिलिकॉन स्टील का, हम इसमें स्टील में सिलिकॉन मिलाते हैं जो कि 5% से अधिक नहीं होनी चाहिए, नहीं तो स्टील भंगुर हो जाता है। अब इसके बाद हमारा जब आर्मेचर बन गया तो हमारा एक कम्यूटेटर होता है। तो कम्यूटेटर होता है, ये बनता है हार्ड ड्रॉन कॉपर का, इसका बनाते हैं। तो कम्यूटेटर के बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि कम्यूटेटर कैसे बनता है, कैसा दिखता है, कैसा होता है, इसमें क्या किया जाता है। तो कम्यूटेटर हमें इसमें देखते हैं, ये हार्ड ड्रॉन कॉपर का बनता है। और इसमें जो शाफ्ट यूज करी जाती है जनरेटर में, ये माइल्ड स्टील की होती है। किसकी? माइल्ड स्टील की। इसमें जो शाफ्ट यूज करते हैं माइल्ड स्टील की होती है। और जो इसकी बॉडी वाला भाग होता है ये कास्ट आयरन का होता है, कास्ट आयरन। इसे हिंदी में बोलते हैं ढलवा लोहा। इसकी जो जनरेटर की बॉडी होती है वो ढलवा लोहे की बनाते हैं। आर्मेचर बनाते सिलिकॉन स्टील का, कम्यूटेटर बनाते हैं हार्ड ड्रॉन कॉपर का। इसमें कार्बन ब्रश होते हैं, इसमें दो चुंबकीय ध्रुव होते हैं, एक समान चुंबकीय क्षेत्र होता है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में जब आर्मेचर को घुमाते हैं और इसमें जब हम कॉपर कंडक्टर की बाइंडिंग करते हैं, इसके स्लॉट में हम कॉपर कंडक्टर की बाइंडिंग करते हैं, कॉपर कंडक्टर की बाइंडिंग करते हैं। तो कॉपर कंडक्टर मतलब चालक, तो चालक तार द्वारा ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र का जब काटता है तो उसके द्वारा यहाँ पे विद्युत ऊर्जा मिलती है हमें आउटपुट में। तो ठीक है, तो इसके बारे में याद समझ में आया, तो हम आज देखते हैं इसके बारे में कुछ पॉइंट लिख लो, इसके बारे में कुछ पॉइंट लिख लो, फिर आगे की हम आगे देखेंगे। तो इसमें पहला पॉइंट आप लिख लो, इसमें सबसे पहला पॉइंट आप नोट कर लो, ये डायग्राम नोट कर लो। उसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट चीज मैं लिखवा देता हूँ, इसके बाद बचा हुआ भाग हम अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो अगले वीडियो में हम देखते हैं, इस वीडियो में हम नोट बना लेते हैं, नोट कर लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट हम देखते हैं, लिखो डीसी जनरेटर एक मशीन है, डीसी जनरेटर एक मशीन है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। क्या करता है? डीसी मशीन, डीसी जनरेटर एक मशीन है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इसे हम या डीसी जनरेटर को हम यांत्रिक ऊर्जा देने के लिए, डीसी जनरेटर को यांत्रिक ऊर्जा देने के लिए प्राइम मूवर का उपयोग करते हैं। यह है प्राइम मूवर। डीसी जनरेटर को यांत्रिक ऊर्जा देने के लिए हम प्राइम मूवर का उपयोग करते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट लिखो, प्राइम मूवर के रूप में, नेक्स्ट पॉइंट, प्राइम मूवर के रूप में हम डीजल इंजन, टरबाइन या पेट्रोल इंजन इत्यादि उपयोग करते हैं, का प्रयोग करते हैं या उपयोग करते हैं। प्राइम मूवर के रूप में हम डीजल इंजन, टरबाइन या पेट्रोल इंजन इत्यादि का उपयोग हम करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखो, नेक्स्ट पॉइंट, डीसी जनरेटर में, मतलब डीसी जनरेटर के आर्मेचर में, कहा है अपन ने ये आर्मेचर, अपना आर्मेचर जब बन के हो गया तैयार, ये क्या है? आर्मेचर है। आर्मेचर देख रहे थे अपन, है ना? तो ये आर्मेचर है। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखो, डीसी जनरेटर के आर्मेचर में, डीसी जनरेटर के आर्मेचर में गतिजन्य ईएमएफ उत्पन्न होता है। मतलब गतिजन्य मतलब डायनेमिक
ईएमएफ उत्पन्न होता है। गतिजन्य या डायनामिक ईएमएफ उत्पन्न होता है। जो इसके डीसी जनरेटर जो है, इसके जो आर्मेचर में हमारी जो ईएमएफ उत्पन्न होगा या ऊर्जा उत्पन्न होगी, वो कैसी होगी? वो होगी हमारी अल्टरनेटिंग टाइप की, मतलब गतिजन्य या डायनामिक बोलेंगे, है ना। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, डीसी जनरेटर का आर्मेचर, डीसी जनरेटर का आर्मेचर, डीसी जनरेटर का आर्मेचर सिलिकॉन स्टील से बनाते हैं, सिलिकॉन स्टील से बनाते हैं। इसमें स्टील में 5% से अधिक, 5% से अधिक सिलिकॉन की मात्रा नहीं होनी चाहिए। इसमें 5% से अधिक सिलिकॉन की मात्रा नहीं होनी चाहिए, नहीं तो स्टील भंगुर हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, आर्मेचर में हम डीसी जनरेटर के आर्मेचर में हम डीसी जनरेटर के आर्मेचर में हम स्क्यू स्लॉट्स, स्क्यू स्लॉट्स मतलब तिरछे खांचे बनाते हैं। स्क्यू स्लॉट मतलब तिरछे खांचे बनाते हैं। ठीक है। तिरछे खांचे बनाते हैं और इन खांचों में कॉपर कंडक्टर के तार की बाइंडिंग करते हैं, कॉपर कंडक्टर के तार की बाइंडिंग करते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट, डीसी जनरेटर का कम्यूटेटर, डीसी जनरेटर का कम्यूटेटर आर्मेचर में उत्पन्न डायनामिक ईएमएफ या गतिजन्य ईएमएफ को स्थिर ईएमएफ मतलब एसी को डीसी में बदलता है। मतलब डायनामिक ईएमएफ को स्टैटिक ईएमएफ में बदलता है, स्टैटिक ईएमएफ में बदलता है। कम्यूटेटर को हार्ड ड्रॉन कॉपर से बनाया जाता है, हार्ड ड्रॉन कॉपर से बनाया जाता है। डीसी जनरेटर, नेक्स्ट पॉइंट, डीसी जनरेटर में आउटपुट सप्लाई लेने के लिए हम कार्बन ब्रश का उपयोग करते हैं, कार्बन ब्रश का उपयोग करते हैं। ठीक है। फिर इसका सिद्धांत हम डीसी जनरेटर का सिद्धांत हम नेक्स्ट वीडियो क्लास में पढ़ेंगे। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे डीसी जनरेटर का सिद्धांत। ठीक है। अगली क्लास में हम डीसी जनरेटर का सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। आज तो हमारा ये नॉर्मली ऊपर से जनरेटर नॉर्मली था कि जनरेटर कैसा होता है, इसमें कौन कौन से मुख्य भाग होते हैं, इसके अंदर क्या होता है, ये कैसे यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, तो हमें इसकी जानकारी लेना था। तो आज का हम ये इंट्रोडक्शन है डीसी जनरेटर का। आज से हमने डीसी मशीन का चैप्टर चालू किया है, इसके वीडियो डेली डलेंगे और साथ ही साथ बेसिक इलेक्ट्रिकल के भी वीडियो हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट में जरूर मिलेंगे। तो डेली हम नए नए वीडियो टॉपिक वाइज हम बना के डाल रहे हैं। बेसिक इलेक्ट्रिकल प्लस मशीन का चैप्टर हमारा डीसी जनरेटर का चालू हो गया है। तो जो भी स्टूडेंट है जो रेगुलरली देख रहे हैं तो इनको देखें और इसके साथ ही साथ नोट्स बनाते हुए चले, है ना। एमपीएलए की परीक्षा अभी बहुत पास में आ गई है, कभी भी वैकेंसी आ सकती है, कभी भी उसका एडवर्टाइजमेंट आ सकता है, तो हमें समय नहीं मिलेगा, एग्जाम भी बहुत जल्दी हो जाएगा, तो हमें उसकी तैयारी करना है। साथ ही साथ जब टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा तो हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस करेंगे।
ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस करेंगे। तो हम सीखेंगे कि ऑब्जेक्टिव बनाते कैसे हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे बनाते हैं किसी टॉपिक को देख के। हमें ये नहीं देखना कि डेटा कलेक्ट कर रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हम डेटा कलेक्ट करेंगे। डेटा कलेक्ट नहीं, मतलब यदि कोई टॉपिक है, कोई थ्योरी है, उसी से हमें ऑब्जेक्टिव बनाने हैं, उसी से ऑब्जेक्टिव बना के उसी का आंसर भी हमें ढूंढना है। हम कितने सरल से सरल, कितने कठिन से कठिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम तैयार कर सकते हैं, उस पर हम पर डिपेंड करता है, और उसका सॉल्यूशन भी हम ढूंढेंगे। ठीक है, तो आगे हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और इसका अगली टॉपिक हम पढ़ेंगे डीसी जनरेटर का सिद्धांत अगले टॉपिक में। ठीक है, श्री राधे। आईटीआई इलेक्ट्रीशियन टेक्निकल क्लास में के वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद, और अपने साथियों से ज्यादा इस वीडियो को, हमारे चैनल को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और सबसे इंपॉर्टेंट ये करो ना करो, बस एग्जाम की तैयारी अच्छे से करो, क्योंकि आपका भविष्य बनेगा। इसकी सबसे ज्यादा खुशी मुझे होगी, क्योंकि मैं फ्री क्लासेस आप सभी को मैं दे रहा हूँ। इसका आपको कोई फीस नहीं ली है, कोई कुछ नहीं है, पूरी थ्योरी क्लास में आपको फ्री में अवेलेबल करवा रहा हूँ। क्योंकि क्या अधिकतर कई चीजें क्या होती है, यूट्यूब पे सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अवेलेबल करवाते हैं। कई सारे टीचर द्वारा हमारे यूट्यूब पे हम सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देते हैं। यदि उनकी थ्योरी क्लासेस पढ़नी है तो उसके लिए वो उनका अपना निजी ऐप होता है, उससे वो अपने निजी ऐप पे आपको कुछ कोर्स का चार्जेस करके आपको कोर्स प्रोवाइड करते हैं, थ्योरी क्लास प्रोवाइड करते हैं। थ्योरी क्लास की वो क्या होती है, फीस लेते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको फ्री में पूरी थ्योरी क्लास दे रहा हूं, पूरी थ्योरी क्लास दे रहा हूं, जिसका फायदा सभी को होने वाला है। जो आईटीआई में है, चाहे वो फर्स्ट ईयर में हो, सेकेंड ईयर में हो, या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा, उन सभी को ये पूरा फायदा होना चाहिए। यूट्यूब पे कोई भी टीचर हमारा पूरे थ्योरी क्लासेस नहीं अवेलेबल करवा रहा है। मैं आपको पूरी थ्योरी क्लासेस टॉपिक वाइज टॉपिक आपको पूरी अवेलेबल करवाऊंगा, कॉम्पिटिटिव के एग्जाम की तैयारी करवाऊंगा। तो आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है, चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने शेयर करें, और चैनल को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी आप सभी की है ना। तो हम आज का वीडियो यहीं रोकते हैं, बहुत जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में।